नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक और अच्छी खबर के बारे में। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में 400 अस्त्र MK1 मिसाइलों की एक डील को फाइनल करने की तैयारी की है। यानी वायुसेना के द्वारा ये आधिकारिक जानकारी दी गई है कि हम 400 अस्त्र MK1 मिसाइल जो है वो परचेज करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है। हालांकि जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि सुखोई 30 MK1 है, इसके अलावा मिराज है या फिर तेजस है, इन पर पहले से रूस की जो एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर टू एयर मारक क्षमता वाली मिसाइल है, वो तैनात है। R77 हो गई या मीटियोर मिसाइल है जो फ्रांस की है, वो पहले से तैनात है। लेकिन अब हम उसमें अस्त्र MK1 को लगाना चाहते हैं। अस्त्र MK1 भारत की स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई एक मिसाइल है, जो कि हवा से हवा में मारक क्षमता वाली है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंतर्गत आती है। अब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होती है, अस्त्र MK1 को लगाने से क्या फायदा होगा, इसका रणनीतिक और सामरिक रूप से क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो तनातनी चल रही है, जो तनाव की स्थिति है, उसमें ये भी आशंकाएं सोशल मीडिया पर या आसपास जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि क्या भारत युद्ध की तैयारी में है, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध वापस से छिड़ सकता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो सकता है, इस पर भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इंडिया.com पर इसको छापा गया। भारतीय वायुसेना 400 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें खरीदेगी, क्या युद्ध की है तैयारी। जानिए अस्त्र MK1 कितनी खतरनाक है। यानी जो ये मिसाइल है हमारी, जो कि हमने स्वदेशी तकनीक से बनाई है, और अब हम हमारे जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान, उन पर इसे तैनात करने जा रहे हैं। यहीं पर IAF की 400, ये सेम खबरें जो है आप न्यूज़पेपर्स में सभी में देख सकते हैं, जो इस मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, ये मिसाइल DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की डिफेंस एजेंसी है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 मिसाइलों को बनाने का निर्णय लिया गया था, जिनको हम याद करते हैं पटना के नाम से। इसमें मिसाइलें थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। ये अगर मिसाइलें, इन पर हम गौर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी और अग्नि जो है, पृथ्वी अग्नि, ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक सीरीज है, पृथ्वी और अग्नि। और ये सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली है, यानी सतह से सतह पर मारक क्षमता वाली है। IGMDP प्रोजेक्ट के तहत त्रिशूल और आकाश को बनाया गया, ये सरफेस टू एयर मारक क्षमता वाली मिसाइल है। और फिर हमने एक मिसाइल बनाई नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल जो है वो है नाग। यानी IGMDP प्रोजेक्ट में अगर आप एक चीज देखेंगे तो एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? इस प्रोजेक्ट में हमने 5 मिसाइलें बनाई, सरफेस टू सरफेस भी बना ली, सरफेस टू एयर मारक क्षमता वाली बनाई, एंटी टैंक मिसाइल बना ली, जिसे हम नाग कहते हैं। लेकिन कोई भी मिसाइल इसमें एयर टू एयर मारक क्षमता वाली नहीं थी, यानी हवा से हवा में मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल नहीं थी। और इसीलिए बाद में DRDO के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया अस्त्र। यानी भारत की अस्त्र मिसाइल हमने इस प्रोजेक्ट के अलग, इस प्रोजेक्ट के बियॉन्ड हमने इसको डेवलप किया है। और अस्त्र जो है भारत की पहली हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिसे हम किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो मिसाइल है, अगर इसकी हम बात करें, अभी जैसे कि यहां पर आपको बताएं कि एयर टू एयर जो मिसाइलें होती हैं वो दो कैटेगरी में होती हैं। एक तो होती है विद विजुअल रेंज, और एक होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब क्या है, समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई लड़ाकू विमान आगे बढ़ता है, तो उस लड़ाकू विमान को अगर टारगेट दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जब मिसाइल से हमला किया जाएगा और उस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है उस पर हमला करने की, तो उसे कहेंगे विद विजुअल रेंज। यानी दृश्य सीमा के अंदर
अगर हमला करने की क्षमता है मिसाइल की तो वो विद विजुअल रेंज में आती है, लेकिन लगभग 37 किलोमीटर की दूरी के बाद टारगेट दिखाई नहीं देता है। यानी हमारा विमान, लड़ाकू विमान चल रहा है, लेकिन टारगेट 37 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, तो बादलों की स्थिति, घने बादल होते हैं या दूसरे बहुत सारे डिस्टरबेंस जिनकी वजह से अदृश्यता आ जाती है और टारगेट दिखाई नहीं देता है। अगर 37 किलोमीटर से दूर आपको देखना है तो फिर मिसाइल को एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाना होगा दुश्मन पर हमला करने के लिए, उसे ही कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो हमारी जो अस्त्र मिसाइल है उसे बनाने का हमारा उद्देश्य था कि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाएं। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वीवीआर एएएम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर ये मारक क्षमता है और ये दृश्य सीमा से परे देखने में सक्षम है, यानी दृश्य सीमा से परे ये दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें, हम इसके आकार की बात करें, तो कंपैरेटिव जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होती है उनकी तुलना में ये हल्की है, यानी लाइट वेट हमने इसको डेवलप किया है और यही कारण है लगभग 154 किलोग्राम के आसपास इसका वजन है। इसीलिए भारत की जो वायुसेना है इसे किसी भी लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेट करने में सक्षम हो पाती है। यानी टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन इसका वजन कम से कम रखने की कोशिश की गई ताकि हम हर किसी लड़ाकू विमान पर इसे तैनात कर सकें। दूसरी बात, इस मिसाइल की रेंज की बात करें, हम बात कर रहे हैं अस्त्र MK1 की। हालांकि अस्त्र के बहुत सारे संस्करण बनाए गए हैं, उन सभी संस्करणों पर आज हम बात करेंगे। अस्त्र का अस्त्र मिसाइल का जो एक संस्करण है जिसकी बात आज एयरफोर्स कर रही है कि हम 400 अस्त्र MK1 खरीदने जा रहे हैं और इसके लिए डिफेंस डील की गई है। तो ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 110 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया 37 किलोमीटर से काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में हमला कर सकती है। इस मिसाइल की एक और खास बात है कि ये आमने सामने और बैक साइड यानी पीछे से भी हमला कर सकती है, यानी हेड ऑन और टेल चेस दोनों क्षमताएं इसके अंदर विकसित की गई हैं। दुश्मन पर दोनों तरफ से हमला करने की क्षमता इसमें है। दूसरा है ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पर यह हमला कर सकती है, तो लगभग 20 किलोमीटर, यानी अगर फीट में बात करें तो 66,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है। इसकी स्पीड कितनी है, 4.5 मैक। एक मैक मतलब ध्वनि की चाल के बराबर 332 मीटर पर सेकंड होता है। 4.5 मैक का मतलब हो गया ध्वनि की जो गति है, स्पीड है हवा में, उससे 4.5 गुना स्पीड से चल सकती है। इसका मतलब ये एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। फिर देखिए इसमें एक और खास बात, ये मिसाइल जब लॉन्च हो जाती है, तो टारगेट को सर्च कैसे करती है, टारगेट को खोजती कैसे है। इस मिसाइल के अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से ये टारगेट का पता लगाती है और टारगेट पर हमला करती है, और जो आप कह सकते हैं कि विमान से मिलने वाला जो डेटा लिंक है उसके आधार पर यह हमला करती है। लेकिन जैसे ही टारगेट के पास पहुंचती है तो इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा है, और वो एक्टिव रडार सीकर जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए इस मिसाइल को हम कहते हैं कि ये 2 चरणों वाले नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। यानी पहले इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और फिर इसका जो एक्टिव रडार सीकर है वो शुरू हो जाता है। उससे ये टारगेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करती है और फिर उस पर हमला करती है। और इसीलिए इस मिसाइल की जो सटीकता है, एक्यूरेसी है हमला करने की, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ये भारत की स्वदेशी हवा से हवा मार करने वाली वीवीआर मिसाइल है, इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है। अब इसमें एक और चीज देखिए कि इस मिसाइल के अंदर ईसीसीएम लगा हुआ है। ईसीसीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ये जो तकनीक है इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए दुश्मन का जो टारगेट है, मान लीजिए किसी दुश्मन की लड़ाकू विमान है, दुश्मन किसी भी चीज से हवा में है, लड़ाकू विमान के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, तो वो क्या करते हैं कि उधर से जैमर जो है वो शुरू कर देते हैं, यानी जैमर को इनिशिएट कर देते हैं। जैमर क्या करेगा कि हमारी इस मिसाइल से मान लीजिए रेडियो सीकर से रेडियो तरंगे जा रही हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है इस टारगेट को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैमर जो है इसकी तरंगों को आने ही नहीं देगा, यानी रोक देगा। और दूसरी तरफ मान लीजिए किसी भी प्रकार का इंटरप्शन अगर डाला जाता है दुश्मन की ओर से तरंगों को रोकने का, तो उस समय ईसीसीएम जो तकनीक है वो काम करती है। और ईसीसीएम तकनीक के कारण चाहे जैमर लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, ये टारगेट को पहचानने में हर हाल में सक्षम हो जाती है।
और कैसा भी मौसम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, खराब मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर सकती है और फायर एंड फॉरगेट के अकॉर्डिंग करती है, मतलब 100% दुश्मन को नष्ट करने की गारंटी देती है। अब ये जो मिसाइल है, इसकी जो मैनेवरेबिलिटी है वो बहुत खतरनाक है, पैतरेबाजी जिसको हम कहते हैं। मान लीजिए टारगेट जो है वो इस तरीके से मूविंग है और ऐसे अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो ये मिसाइल की मैनेवरेबिलिटी बहुत खतरनाक है, ये भी उसके पीछे उसी तरीके से जा सकती है और उस पर हमला कर सकती है। कहने का मतलब यहां पर टारगेट के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा अच्छी विशेषता क्या है, जैसा कि मैंने कहा इसका वजन बहुत कम रखा गया है, हर प्रकार के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। भारत इसे ऑलरेडी पहले ही सुखोई 30 MKI और भारत का जो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम तेजस कहते हैं, उन दोनों पर इसे इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा अब भारत इसे जो हमारा मिग-29 है, मिराज है, उन पर भी तैनात करने की शुरुआत हम कर चुके हैं, यानी उन पर तैनात करना चाहती है हमारी इंडियन एयरफोर्स, इसीलिए इसकी संख्या बढ़ाई गई है, यानी 400 मिसाइलें जो है अब नई मांगी गई हैं। और देखिए रूस की एक मिसाइल है R-77 और फ्रांसीसी मिसाइल है जिसको हम कहते हैं मीटियोर। इन दोनों मिसाइलों को रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि हमारी अस्त्र MK1 इन दोनों से एडवांस है, यानी इन दोनों से अच्छी मिसाइल है। तो इसीलिए यहां पर ये डिसीजन लिया गया है। अब मैं अस्त्र मिसाइल का आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। 1990 के दशक में, 1990 के आसपास डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाने का जो निर्णय है लिया था और इसे शुरू किया था। 2004 में आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी और फिर हमने हमारा उद्देश्य ये था कि रूस की जो R-77 है, अमेरिका की एमराम मिसाइल है, फ्रांस की जो मीटियोर मिसाइल है, इन जैसी मिसाइलें या इनसे बेहतर एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज में हम डेवलप कर सकें, यही हमारा उद्देश्य था और हम हमारे उद्देश्य में सफल रहे। पहले सबसे पहले हमने अस्त्र MK1 बनाई जिसकी आज हमने बात की, बियॉन्ड विजुअल रेंज, फायर एंड फॉरगेट, 110 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता और हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है लड़ाकू विमान पर। इसी का एडवांस वर्जन है अस्त्र MK2 जिसकी मारक क्षमता है 160 किलोमीटर। इस मिसाइल की खास बात है कि इसमें ड्वेल पल्स सॉलिड मोटर लगी है और ड्वेल पल्स सॉलिड मोटर जो है वो इस मिसाइल को जो टारगेट के जब पास पहुंचती है तो अंतिम क्षणों में इसकी स्पीड पहले कम हो जाती थी, अब इसे अंतिम क्षणों में अधिक गति प्रदान करती है ताकि हाई स्पीड से दुश्मन पर अटैक किया जा सके। इसके अलावा अस्त्र MK3, देखिए यहां पर अगर हम अस्त्र MK2 की बात करें तो ये अंडर टेस्टिंग फेज है, यानी इसकी टेस्टिंग चल रही है, ये भी बहुत जल्दी वायुसेना को दी जाएगी और अंडर डेवलपमेंट फेज में जो मिसाइल है वो है अस्त्र MK3। अस्त्र MK3 दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइलों में बनने वाली है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैटेगरी में एयर टू एयर मिसाइल जो बनेगी अस्त्र MK3 वो बहुत खतरनाक होगी क्योंकि इसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर है। आप चाइना की जो मिसाइल है पाकिस्तान के पास, उनसे ज्यादा मारक क्षमता में इसको डेवलप किया जा रहा है। SFDR टेक्नोलॉजी इसमें लगाई जा रही है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन है। इस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का डीआरडीओ अभी सफल परीक्षण कर चुका है और इसके आने से, इस रैमजेट टेक्नोलॉजी के आने से इसकी स्पीड जो है कंप्लीट, जितनी फ्लाइट है इसका फ्लाइट वे जो होगा कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी स्पीड सुपरसोनिक बनी रहेगी, इसीलिए इसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी और मारक क्षमता बढ़ जाएगी तो हम दुश्मन पर बहुत दूरी से हवा में हमला करने की क्षमता विकसित कर लेंगे। इसी मिसाइल का एक और वर्जन है जिसका नाम है VLSH SR-SAM, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये एयर टू एयर नहीं है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, अस्त्र का ही एक संस्करण बनाया गया है और इसका हमारा उद्देश्य ये है कि हम भारतीय नौसेना के लिए इसे बना रहे हैं ताकि युद्ध पोतों से हमला किया जा सके दुश्मन पर। तो ये है अस्त्र का एक और संस्करण, इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर। और देखिए यहां पर एक अस्त्र की हम बात करें तो अस्त्र में ही एक है IR, अस्त्र IR जो है ये इसका एक बहुत छोटा संस्करण है और इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगाए गए हैं। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर जो होते हैं वो हीट सिग्नेचर के आधार पर टारगेट का पता लगाते हैं। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। ये उन लक्ष्यों के लिए है जो विमान के करीब हो, जो पास में हो और उन पर हमला करने की आवश्यकता है, यानी अगर बहुत ज्यादा पास में कोई टारगेट है तो 40-50 किलोमीटर पर, तो उसे नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। देखिए एक और चीज इस मिसाइल की हम बात करें, जो ये मिसाइल है
इस ये मिसाइल डायरेक्ट टारगेट से जाकर टकराती नहीं है, टारगेट से इसे टकराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी तकनीक लगाई गई है। इसमें जो वॉरहेड है वो है फ्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव। 15 किलोग्राम का विस्फोटक ये ले जा सकती है, जिसे हम कहते हैं प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोजिव। ये जो वॉरहेड है, जो इसके नेविगेशन सिस्टम के द्वारा जब इस पर दुश्मन को ट्रैक कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो दुश्मन की तरफ ये मिसाइल बढ़ती है और ये मिसाइल दुश्मन से यानी टारगेट से टकराती नहीं है, बल्कि इसमें से जो इसका रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, आरपीएफ, वो इसका प्रारंभ हो जाता है, वो तकनीक प्रारंभ हो जाती है और इसका जो विस्फोटक है वो बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उन टुकड़ों से ही टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। यानी वो जो टुकड़े हैं, वो विस्फोटक जो पदार्थ है उनमें जो हम वो होगा, विस्फोट होगा, उससे टारगेट जो है वो खत्म हो जाता है। यानी ये मिसाइल डायरेक्ट नहीं टकराएगी, बल्कि पास बिल्कुल करीब जाकर अपने विस्फोटक जो है उनको सबको अलग अलग टुकड़ों में फेंक देती है और टारगेट को जो है कई तरह से कई जगह से हमला होता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये है दोस्तों भारत की खतरनाक स्तर पर खतरनाक तकनीक से विकसित की गई अस्त्र MK1 मिसाइल और इसके एडवांस वर्जन जो है अभी बन रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए 400 अस्त्र MK1 अब उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात करते हैं कि क्या युद्ध की तैयारियां हैं। देखिए, ये कंफर्म बात है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने अभी लगभग 2 अप्रैल को फिर 4 अप्रैल को जो स्पीच दिया है, जो भाषण दिया है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यानी शुरू हो चुका है। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हम युद्ध के प्रोसेस में हैं। दूसरी बात, जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मंत्री, उनके द्वारा ये आशंका जताई जा रही है, उन्होंने कहा कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, भारत कुछ ऐसा कर सकता है, भारत यानी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और साथ में उसने धमकी भी दी है कि अगर भारत ने ऐसा किया तो हम इस बार सीमाओं पर नहीं रहेंगे, बल्कि 250 किलोमीटर अंदर तक भी हमला कर सकते हैं और कोलकाता तक हमला किया जा सकता है। ये धमकी दी गई है पाकिस्तान की ओर से। तो देखिए, तनाव की स्थिति है और अमेरिकन एक रिसर्च एजेंसी है, उसके द्वारा भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जल्द ही युद्ध की संभावना है। तो एक मैं कहूंगा कि ये एक मौका है भारत के पास में। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान देखिए अफगानिस्तान से इस समय पिट रहा है पूरी तरह से, यानी उसके साथ उलझा हुआ है, बलूचिस्तान से उलझा हुआ है और ईरान भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है आने वाले समय में। या फिर ईरान कहेंगे कि हम ऐसी स्थिति में है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत इसमें कुछ अच्छा सोच के, कुछ लंबा सोच के, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो अगर ऐसा हमला किया जाता है, पीओके को लेकर कोई प्लानिंग की जाती है या फिर पाकिस्तान में आतंकवाद को पूरी तरह नष्ट करने की बात की जाती है, जैसा कि वहां पर अभी चल भी रहा है, अननोन बहुत सारे गनमैन हैं जो रोज पाकिस्तान में कोई ना किसी को निपटा रहे हैं। तो भारत जो इस समय जो स्थिति में है, जिस तरीके से कार्य कर रहा है, तो आने वाले समय में कब युद्ध शुरू हो जाए, किस सिचुएशन में कितना बड़ा युद्ध हो, ये कंफर्म बात है कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कब होगा इसकी डेट मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन ये जो अंदेशा लग रहा है वो कभी भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। मिलेंगे एक और अच्छे विश्लेषण के साथ, एक अच्छी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।